आज हम सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10वीं में सामाजिक फिर से कर दो कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारतीय संविधान की बारे में पढ़ेंगे। किसी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है कि संविधान में शासन के सभी अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की रचना, शक्तियां, कार्यों के दायित्वों का उल्लेख होता है। संविधान शासन के अंगों और नागरिकों के मध्य संबंधों को विनियमित करता है। किसी देश का शासन जिन मूल नियमों और कानूनों के आधार पर चलाया जाता है उसके संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि संविधान किसे कहते हैं। जैसे कि जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों के अनुसार चलाया जाता है और संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं। अब भारत का संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं के विश्व विद्यमान संविधानों को सर्वोच्च लक्षणों को एकत्र किया गया है। साथ ही साथ अपने देश की आवश्यकता विद्यमान दशाओं के आधार पर आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों पर भारत में संवैधानिक विकास का बहुत प्रभाव हुआ है। इसके साथ ही इंग्लैंड की संवैधानिक परंपराएं, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक टीकाएं, संवैधानिक विशेषज्ञों की राय आदि का प्रभाव रहा है। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया, उसके सदस्य कौन कौन थे। भारत संविधान एक निर्मित किया गया जिसमें कि संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासन तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के माध्यम से परस्पर सहमति से किया गया। इसका आधार 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना पर रही। फिर कैबिनेट मिशन एक प्रतिनिधि मंडल है जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। कैबिनेट के मिशन के सुझावों के आधार पर जुलाई 1946 को संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। फिर स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने संविधान निर्माण के उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसके अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ देव आदि ने विचार विमर्श के समय संविधान सभा का पथ प्रदर्शन करने में मुख्य भूमिका निर्वाह की। फ्रैंक एंथोनो एंग्लो इंडियन के, एचपी मोदी पारसी समुदाय के प्रतिनिधि, मतलब इस तरह से सारे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे सभी ने अपने अपने विचार रखे। उसके आधार पर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। उसके बाद दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कार्य अवधि में कुल 11 अधिवेशनों में 166 बैठकें हुई थी और नवनिर्मित संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित अंगीकार किया गया। संविधान के कुछ उपबंध जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि को तुरंत प्रभावी किया गया। संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। इसी तिथि को संविधान के लोगों ने लागू होने की तिथि माना है। फिर प्रारूप समिति के सभापति जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। इस समिति में एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये सारे जो थे प्रारूप समिति के सदस्य। फिर साथ ही साथ भारतीय संविधान की स्थापना। संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के लक्ष्यों, मूल्यों और विचारों का समावेश किया। इसमें संविधान की आत्मा और कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना जो है वह संविधान निर्माताओं की मनोभावना एवं संकल्प का एक प्रतीक है, जिसमें भारत के संविधान उद्देशिका भी बनाया गया है, जिसे हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्मावित करते हैं।
मतलब यदि आपने ये उद्देशिका याद कर लिया तो आपको संविधान की सारी विशेषताएं भी याद हो जाएंगी। फिर है भारतीय संविधान की विशेषताएं। हमारा संविधान जो है लिखित एवं विस्तृत है। इसके अंतर्गत हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है, जिसमें कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और 22 भागों में विभाजित किया गया है। कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण, मतलब कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रण इसलिए कहा गया है, समय अनुसार हम अपने नियम या कानूनों को परिवर्तन कर सकते हैं या उसमें संशोधन करके दूसरी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत की सभी आंतरिक विदेशी नीतियों का निर्धारण स्वयं करेगा। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता। समाजवादी राज्य से अभिप्राय है भारतीय व्यवस्था समाज की समतावादी ढांचे पर होगी, और संविधान में पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि इस राज्य में सभी धर्म या सभी पंथ के लोग स्वतंत्र रूप से अपने धर्म या उसका पालन कर सकते हैं। फिर है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्यवस्था करने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना न्याय प्राप्त करने के लिए वह न्यायपालिका के पास जा सकता है। फिर मौलिक एवं मूल्य कर्तव्य। मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वह व्यक्तियों को दिए गए, साथ ही साथ उसके मूल्य कर्तव्य भी दिए गए हैं। यदि हमें मौलिक कर्तव्य हैं तो उसके साथ साथ हमें अधिकारों का भी पालन करना पड़ता है, जैसे कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब हमें ये अधिकार प्राप्त हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य देश के प्रति बनते हैं, जिसके अंतर्गत हमें संविधान का पालन करना चाहिए, आदर्श और संस्थाओं को राष्ट्रध्वज का आदर करना चाहिए, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले आदर्शों के हृदय संजोए रखना चाहिए, साथ ही साथ संपूर्ण एकता अखंडता को बनाए रखना चाहिए। राष्ट्र रक्षा के लिए यदि आह्वान किया जाए तो हमें राष्ट्र की सेवा में समर्पित होना चाहिए। इसी तरह से समरसता, समान मातृत्व की भावना है। हमारी संस्कृति गौरवशाली है, उसको भी समय संभाल कर रखना है। पर्यावरण को भी संभाल कर रखना है, जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव आदि की हमें रक्षा करनी है और साथ ही साथ उनके प्रति दया भाव रखना है। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववादा, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करते हुए हमें अपने देश के विकास में सहयोग भी करना है। संपत्ति को सुरक्षित भी रखना है, हिंसा से दूर रहना है, क्योंकि जो संपत्ति है वह राष्ट्र की संपत्ति नहीं, वह हमारी स्वयं की संपत्ति ही मानी जाती है, क्योंकि जो नुकसान होता है उसमें कुछ योगदान होता है। फिर उसके साथ साथ यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो उनके भी 14 वर्ष तक की आयु तक अपने यथावत स्थिति में बालक का प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली। भारत संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, जबकि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का होता है। क्योंकि जो संसदीय शासन में जो कार्यपालिका है वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सारे कार्य जो है मंत्रिपरिषद करते हैं और लास्ट में जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही ये सारे कानून और अधिवेशन बनते हैं। फिर संघात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था की गई है, जिसमें संविधान की शासन की शक्ति एक स्थान पर केंद्रित ना होकर केंद्र और राज्य सरकार में विभाजित किया गया और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। यदि केंद्र सरकार जो है पूरे देश का विकास में अपना योगदान देता है, साथ ही साथ जो राज्य सरकारें होती हैं वह अपने अपने राज्यों में विकास करने में सहयोग देते हैं। राज्य में नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में मूल सिद्धांतों का वर्णन किया गया, जिसके अंतर्गत नीति निर्धारण करने वाले नीति निर्देशक तत्व को कहा गया है, जिसके कारण लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया जाता है। फिर सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतलब इसमें सभी को वोट देने का अधिकार है। इसमें किसी भी तरह से धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। यदि व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है तो वह उसे मत देने का अधिकार है। फिर है इकहरी नागरिकता। भारत में इकहरी नागरिकता है, चाहे वह भारत के किसी भी स्थान पर निवास करता हो, मतलब वह भारतीय ही कहलाएगा, चाहे वह मध्य प्रदेश में निवास करता हो, उड़ीसा में करता हो या केरल में करता हो, लेकिन उसे भारत की इकहरी नागरिकता प्राप्त होती है। फिर है गृह कार्य। संविधान क्या है? भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए।